बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही थी। तो आलमोस्ट आज मैं समझता हूं कि ये एक्ट का जो है वो सेक्शंस के हवाले से आज लास्ट लेक्चर होगा, जो कि सेक्शन 68 से स्टार्ट होगा। शेड्यूल्स जो हैं, शेड्यूल के ऑलरेडी लेक्चर जो हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप उधर से शेड्यूल जो हैं वो उधर से सुन सकते हैं। और ये लेक्चर आज इसका एक्ट का लास्ट होगा और कल से हम फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारा 68 है सेक्शन लास्ट, जिसमें लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट, कि अगर कोई एजेंट आप अपॉइंट करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन कोई एजेंट अपॉइंट करता है और उसको अथॉरिटी देता है कि उसकी बिहाफ पे वो रिटर्न फाइल करे या कोई भी काम करे, तो उसमें जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी एजेंट काम करेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये बात आपने इसमें एज पर 68 है। और 69 सेक्शन ये है कि इशूएंस ऑफ डुप्लीकेट सेल टैक्स डॉक्यूमेंट। अगर किसी ऑफिसर को, कोई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट देना है, तो वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको 100 रुपीज़ की पेमेंट पे चलान जमा करवाएगा। 100 रुपीज़, तो उसकी बेस पे उसको डॉक्यूमेंट वो दे दिया जाएगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी अटेस्ट करके वो रजिस्टर्ड दे दिया जाएगा ऑफिसर की तरफ से। इसी तरह सेक्शन 70 है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड, कि जब लिमिटेशन पीरियड का कंप्यूटेशन की जाती है कि कितने पीरियड से कितने पीरियड तक है, या 60 डेज इसमें करने हैं या 180 डेज करने हैं, तो जिस दिन वो जो पहला दिन होगा, जिस दिन वो नोटिस सर्व किया है या कि कोई कॉपी उसकी दी गई है ऑर्डर की, डिसीजन की, कोई भी डॉक्यूमेंट दिया गया, तो वो दिन जो है उसमें से निकाल दिया जाएगा। सपोज वो 18th डेट को दिया है, तो 18th से नहीं, हम काउंट करेंगे 19th से, जो इस तरह से कंप्यूटेशन की जाएगी। तो स्पेशल प्रोसीजर्स ये हैं कि ये भी लॉ में है 71 के तहत। जो भी पहले स्पेशल प्रोसीजर जैसे होते थे, स्टील सेक्टर्स के थे, तो फिर इंपोर्ट पे एडिशनल वैल्यू था स्पेशल प्रोसीजर के तहत, तो वो सारे जो हैं सेक्शन 71 के तहत लगाए जाते हैं कि बोर्ड में नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोसीजर फॉर द स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर कर सकता है, या रजिस्ट्रेशन बुक, कीपिंग बुक, इनवॉइसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटर्न एटसेट्रा, जो भी लगाया जाएगा वो स्पेशल प्रोसीजर सेक्शन 71 के तहत होगा। इसी तरह ये एक्ट अदर लॉ एंड टाइम बीइंग इन फोर्स डिसीजन ऑफ द कोर्ट ट्रेड इनरोलमेंट सर्टिफिकेट स्कीम इमीडिएटली इज फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 1990 शैल बी डीम्ड टू बी वैलिडेट मेड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 72 है ऑफिसर ऑफ सेल टैक्स टू बी फॉलो द बोर्ड्स ऑर्डर। तो ये हर ऑफिसर के लिए या जो डिपार्टमेंट फंक्शनरीज हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए पाबंदी है कि जो भी उसमें इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या जो पर्सन काम कर रहा है, कि वो बोर्ड्स के जो आर्डर हैं या बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है और डायरेक्शन है, उनको वो फॉलो करेगा। बोर्ड ने जो आर्डर दिए हैं, जो लेटर किया है, वो उसको फंक्शनरी के लिए पाबंदी है कि उसको करोगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन शैल बी गिवन सो फॉर इन्फ्लुएंसेस फॉर द डिस्क्रेशन के लिए अगर कोई दिया जाता है ऑफिसर्स और इनलैंड एक्सेस और देर को सारे जुडिशियल फंक्शंस इस्तेमाल करते हुए, तो वो ज़रूरी नहीं है, बाकी सारे करेंगे। इसी तरह 72A है सेक्शन, जिसमें रेफरेंस टू द अथॉरिटीज़। ये जब पहले क्योंकि सेल्स टैक्स था कस्टम्स के पास, कस्टम्स ग्रुप था इसका जिसमें सेल्स टैक्स था, तो उसमें जो इसके वर्ड यूज़ होते थे वो था कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, सीनियर एडिटर। तो ये जब होके इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में आ गया, तो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में तो उसका जो नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन इन जनरल ऑर्डर और अदर लॉज जो हैं, उसमें वो कहता है कि उसमें वर्ड आपने अब करना है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, मीन कलेक्टर की जगह पे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसी तरह बाकी सारे एडिशनल कमिश्नर, सुपरडेंट, सब के साथ इनलैंड रेवेन्यू आ जाएगा।
सेक्शन 72B है, बड़ा मरूफ है, ये सबको ऑफिसर्स को भी पता है और कंसल्टेंट्स को भी पता है और टैक्स पेयर्स को भी पता है, जिसके जरिए सिलेक्शन करता है बोर्ड। बोर्ड सिलेक्शन करता है फॉर ऑडिट। तो ऑडिट की सिलेक्शन दो तरह से होती है, एक अंडर सेक्शन 25 होती है जिसमें कमिश्नर करता है, और दूसरी है 72B जिसमें बोर्ड सिलेक्शन करता है। तो बोर्ड जो है वो कर सकता है सिलेक्शन ऑडिट की, जो रैंडम भी हो सकती है और पैरामीट्रिक भी हो सकती है। तो जो भी बोर्ड मुनासिब समझे उसको रखेगा, लेकिन अगर पैरामीट्रिक सिलेक्शन की है तो वो कॉन्फिडेंशियल होगी उसमें। तो अब जो सिलेक्शन कर दी है बोर्ड ने, तो उसका जो ऑडिट होना है अफेयर्स ऑडिट, वो अंडर सेक्शन 25 जो उसका ऑडिट होगा, सिलेक्ट बोर्ड करेगा, लेकिन आगे सारा अंडर सेक्शन 25 उसकी जो है सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। इसी तरह फ्रॉम मोलर डॉट हेयर बाई डिक्लेयर दैट बोर्ड shall be deems always have had power to select any person or class of person for audit affairs under this section। तो इस सेक्शन के तहत बोर्ड किसी को भी चाहे उसको ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर सकता है। सेक्शन 72C है रिवार्ड टू द इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स। तो अगर कोई ऑफिसर और ऑफिशियल किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं वो कंसीलमेंट पकड़ता है या टैक्स अविजन पकड़ता है, तो उसमें उसको जो उसकी मेरिटोरियस कंडक्ट है, काम है, उसके बदले में एफबीआर जो है उसको रिवार्ड दे सकता है, तो वो अंडर सेक्शन 72C देगा। इसी तरह इन्फार्मर जो है वो कोई प्रोवाइडर कर रहा है इंफॉर्मेशन जिसके ज़रिए टैक्स की जो है वो रिकवरी हो जाती है, तो वो इन्फार्मर जो है उसको भी रिवार्ड दिया जाएगा। इसका सब सेक्शन 2 है बोर्ड में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑन बिहाफ ऑफ स्पेशल अपॉर्चनमेंट ऑफ द रिवार्ड सैंक्शन अंडर सेक्शन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आर कलेक्टिव वेलफेयर। या तो वो अपॉर्चनमेंट हो जाएगी, या तो कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द ऑफिसर्स के लिए हो जाएगी, या इंडिविजुअल को भी उसका रिवार्ड दिया जाएगा। सेक्शन 72D है रिवार्ड फॉर विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर कौन है? ये हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि ऐसा बंदा जो कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिसके ज़रिए टैक्स चोरी हो रही है वो रुकती है और उसमें रिकवरी होती है, कोई डिटेक्शन होती है, कोई इंक्वायरी होती है जिसमें टैक्स की कंसीलमेंट और अविजन के मुताबिक या करप्शन और मिसकंडक्ट के मुताबिक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। तो वो विसल ब्लोअर को भी रिवार्ड मिलेगा और नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट। Procedure on behalf also specify the apportionment of the reward sanction under section for the whistleblower के लिए भी रिवार्ड दिया जाएगा। The claim for reward by the whistleblower shall be rejected। क्यों रिजेक्ट हो सकता है? कि अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो उसने की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई रिकवरी नहीं हुई, या बोर्ड ऑलरेडी हैज़ द इन्फॉर्मेशन, या बोर्ड के पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी तो फिर भी उसको नहीं मिलेगा, या फिर इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल टू द पब्लिक रिकॉर्ड के पब्लिक रिकॉर्ड में हर किसी को ही पता है, तो वो विसल ब्लोअर क्लेम करता है जी मैंने दी है, तो उसमें भी सिचुएशन में विसल ब्लोअर को रिवार्ड नहीं मिलेगा। नो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इज मेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम विच द बोर्ड कैन पे द रिवार्ड। तो अगर ऐसी है कि उस इंफॉर्मेशन के तरीके कोई कलेक्शन हुई नहीं, तो फिर भी उसका रिवार्ड जो है वो विसल ब्लोअर को नहीं मिलेगा। इसी तरह सब सेक्शन 4 है विसल ब्लोअर मीन्स द पर्सन हु रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट करता है? कंसीलमेंट और अविजन ऑफ द सेल टैक्स एंड टैक्स फ्रॉड लीडिंग टू डिटेक्शन और कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, फ्रॉड, करप्शन एंड मिसकंडक्ट टू द competent authority having a power to take action against the person or a sale tax authority committing fraud, corruption, misconduct or involving the concealment of evasion of taxes। तो जो ऐसी दे जिसमें से मतलब कंसीलमेंट हो रही है, टैक्स फ्रॉड हो रहा है, टैक्स एविजन हो रही है, तो वो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दे जिसकी वजह से वो करप्शन, मिसकंडक्ट और वो रुक जाएगी, तो उसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। सेक्शन 73 बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑडिट के बड़े पॉइंट इस पे निकलते होते थे, बड़े निकलते भी हैं कि सर्टन ट्रांजैक्शन नॉट एडमिजिबल, कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है कि कोई एडमिजिबल नहीं है, उस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो वो कौन सी हैं? जिसमें पहले तो होता था कि एक इनवॉइस जो सिंगल इनवॉइस है मोर देन 50,000 की होगी अगर, तो वो अगर उसकी पेमेंट जो ख़रीदने वाला है वो थ्रू क्रॉस चेक अपने बैंक अकाउंट से
बेचने वाले के बैंक अकाउंट में उसकी पेमेंट नहीं करता तो उतने पोर्शन का उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो वो उसके लिमिट भी है, टाइम लिमिट भी है कि विदिन 180 डेज़ उसने वो पेमेंट करनी है, अगर नहीं करता तो उसको इनपुट टैक्स एडमिजिबल नहीं होगा। तो फिर बैंक अकाउंट की भी स्पेसिफिक दिया गया है कि वो बैंक अकाउंट जो है वो अपने पार्टिकुलर्स में शो किया हो, जो 181 की एप्लीकेशन है या रजिस्ट्रेशन के वक्त वो अपने पार्टिकुलर्स में बैंक अकाउंट शो हो रहा हो, बायर का भी और सप्लायर का भी, तो देन वो माना जाएगा बैंक अकाउंट और उसमें 180 डेज़ में ट्रांजैक्शन हुई है। अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो देन भी उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब इसमें थोड़ी सी एक चेंज आई है, जो इस साल में चेंज आई है कि दी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 50,000 रुपीज़ इन एग्रीगेट टू द सिंगल सप्लायर इन अ टैक्स पीरियड, यानी कि एक टैक्स पीरियड के दौरान, क्योंकि सेल टैक्स में टैक्स पीरियड 1 मंथ का होता है, तो एक टैक्स पीरियड के दौरान सिंगल सप्लायर, पहले ऐसे ही होता था, बहुत सारे जो फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस का काम करने वाले होते थे क्या करते थे, 50,000 की इनवाइसेस 49,000 48,000 की इनवाइस काटते थे, इस सेक्शन से बच जाते थे। तो एक को सैकड़ों इनवाइसेस एक ही सप्लायर एक ही बायर को दे रहा होता था। लेकिन अब ये जो एक चेंज आई है, इस चेंज में कि एग्रीगेट ऑफ सिंगल सप्लायर के एक सप्लायर जो है वो एक महीने में टैक्स पीरियड क्योंकि 1 मंथ का होता है, एक ही सप्लायर को एग्रीगेट एक महीने में कितनी इनवाइसेस करता है, अगर तो वो 50,000 से एक्सीड कर गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने वो टैक्स इससे बचना है तो एक सप्लायर को एक इनवाइस करेगा जो 50,000 से कम होगी एक महीने में। तो अगर ज़्यादा करेगा जैसे कि पहले होती थी तो वो एग्रीगेट होके वो 50,000 से ज़ाहिर है एक्सीड हो जाएंगी। तो जब एक्सीड होंगी तो वो उसका इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये जो सेक्शन है ये यूटिलिटी बिल्स के नहीं होता इस पे अप्लाई। तो इसी तरह क्रॉस बैंक ड्राफ्ट जो है ये हो सकते हैं, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट किसी के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो जाए वो समझी जाती है। फिर इसमें प्रोवाइजोज दिए गए हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है बिजनेस बैंक टू बिजनेस बैंक वो भी ठीक मानी जाएगी। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, द मेड द रजिस्टर्ड पर्सन respect amount payable receivable from the same party shall be treated as a satisfying the provision of section, तो ये भी है। फिर ये मैंने आपको एक बताया था कि ये जो अमाउंट है विदिन 180 डेज़ जो है इशुएंस ऑफ टैक्स इनवाइस के विदिन 180 डेज़ में जो है वो अमाउंट देनी होती है, ठीक है। ज़ीरो रेटेड में भी ये होगा और रिफंड जिसका क्लेम करते हैं वो भी होगा। अमाउंट ट्रांसफ़र टर्म इन सेक्शन ऑफ शैल बी डिपॉजिटेड इन द बिजनेस बैंक अकाउंट, जो कि हमने पहले भी मैंने बता दिया है कि बिजनेस बैंक अकाउंट कौन सा होगा, जो बिजनेस बैंक अकाउंट कमिश्नर को डिक्लेयर किया होगा STR 1 में एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया कि वो बिजनेस अकाउंट होगा। इसी तरह एक रजिस्टर्ड पर्सन है शेल नॉट बी टाइटल डिडक्ट इनपुट टैक्स, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है, ये भी देखें कि इसमें मोस्टली लोग इसमें नहीं कर रहे फॉलो। रजिस्टर्ड पर्सन और ना ही डिपार्टमेंट इसको परसू कर रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल टू डिडक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट अगेंस्ट विच द एट्रीब्यूट ऑफ सच टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड इन एग्रीगेट 100 मिलियन रुपीज़, यानी कि 100 मिलियन से अगर एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर और 10 मिलियन रुपी इन अ टैक्स पीरियड, या 1 करोड़ जो है वो कर जाती है एक महीने में, एज मेट अ सर्टन पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर किसी बंदे ऐसे को दिया जाए कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, एक बंदा जिसको दे रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, हु इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है उसको दे रहे हैं तो उस पर भी इनपुट टैक्स उसको नहीं मिलेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। प्रोवाइडेड देयर नॉट शेल बी सप्लाई। अच्छा, इसमें जो है अगर सप्लाईज कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो इसमें नहीं आएगा। इसी तरह फॉरेन मिशनरीज़ को कर रहे हैं तो वो भी नहीं आएंगी। अगर सप्लाईज जो हैं वो टैक्सेबल नहीं है तो फिर भी वो नहीं होंगी। और पर्सन और क्लास और पर्सन स्पेसिफाई इन द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन, अगर बोर्ड किसी नोटिफिकेशन के ये कहता है कि इनको ना करें तो वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी। सेक्शन 74 है कंडोनेशन ऑफ द टाइम लिमिट। बाज़ औक़ात हम जो जैसे कि कोई ऑफिसर है जिसने शोकाज किया है और वो शोकाज जो है उसने विदिन 120 डेज़ उसको डिसाइड करना है,
हाँ, अलबत्ता ये है कि 120 डेज़ के बाद अगर वो लेट हो रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो वो कमिश्नर उसको कंडोन कर सकता है फॉर 90 डेज़। तो वो जो कंडोनेशन ली जाती है, टाइम पीरियड को एक्सीड किया जाता है, वो अंडर सेक्शन 74 लिया जाता है कि कोई भी काम है जिसमें टाइम लिमिट हो रही है, तो जो अथॉरिटी जिसके पास उसमें टाइम एक्सटेंड करने की पावर है, जब उसको अप्लाई किया जाता है तो ये इसमें आता है कि कंडोनेशन वो सेक्शन 74 के तहत ली जाती है। वेयर any time period has been specified under any provision of the act rule made thereunder within which the application is to made and act being to be done, board may any time before after the expiry of such period in case or class of case permit the applications to made on such act done with such time period may consider appropriate कि लेकिन ये है कि वो एप्लीकेशन जो है वो विद इन टाइम देनी चाहिए। ये चीज़ इसमें बार बार आ रही है कि विद इन टाइम आपने, यानी कि एक्सपायर 120 डेज एक्सपायर होने से पहले पहले आप अप्लाई करें उसको, तो वो कंटोन किया जा सकता है। इसमें प्रोवाइजो है द बोर्ड में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन और कंडीशन में स्पेसिफाइड देयर इन empowered any commissioner to exercise the power under this section or a class of, तो जो ये पावर जो है कमिश्नर को बोर्ड दे सकता है कि वो इसके पे अपनी पावर यूज़ कर सकता है कंडोनेशन की। तो एक एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एनी एक्ट आर थिंग इज टू बी डन इंक्लूडिंग एनी एक्ट आर थिंग टू बी डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन आर बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन, कि यानी कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी कंडोनेशन ले सकता है, जैसे कि उसने अप्लाई करना था रिफंड के लिए विद इन स्पेसिफिक टाइम नहीं कर सका तो वो कंडोनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, या कोई ऑफिसर जो है जैसे कि कमिश्नर है वो विद इन 30 डेज जो है अंडर सेक्शन 30 जो पॉइंट किया गया है तो वो भी इसमें आता है। इसी तरह सेक्शन 74 है वैलिडेशन, यानी कि ऑल द नोटिफिकेशन ऑर्डर इशूड notified in exercise power conferred upon the Federal Board of Revenue for the commencement of Finance Act 2018 shall be deemed to have been validly issued and नोटिफाइड इन एक्सरसाइज पावर देयर ऑफ, तो इसके पहले जितने भी नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किए हैं वो सारे वैलिड होंगे, नोट विद स्टैंडिंग एनी ओमिशन इनरेगुलरिटी डेफिशिएंसी in the establishment of the commencement of the power function on the Directorate General of Intelligence and Investigation, Inland Revenue, the authority specified in section 30A, all other past notices issue in action taken before and commencement of Financial Act 2018 in exercise purpose exercise for the function and officers of Inland Revenue under this act, the Directorate General of Investigation, Inland Revenue and authority specified in 38 shall deemed to have been validly passed issued taken under this act, तो वो सारे अंडर सेक्शन 74 के वैलिड होंगे जो भी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने जो काम किए हैं, जो ऑर्डर पास किए हैं, जो बनाए हैं इसके थ्रू। सेक्शन 75 है एप्लीकेशन फॉर प्रोविजन ऑफ एक्ट 4 ऑफ 1969 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। तो इसमें हम क्या है कि हम जो कहते हैं कि इंपोर्ट स्टेज पे जब बॉन्ड्स पे जब चीज़ें रिलीज़ करनी है तो उस पे कस्टम्स एक्ट के तहत टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, जैसे कि ड्यूटी जिस फार्म में इकट्ठी की जाती है इसी फार्म में सेल्स टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। ये हम हर जगह ये यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन के जहाँ कहीं एग्जाम्पशन हो कस्टम ड्यूटी को, ड्रॉबैक को, वेयर हाउस और कॉन्फिस्केशन को, प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑफेंस मॉडिफिकेशन अल्ट्रेशन कोई इसमें हो तो नेसेसरी डिज़ायरेबल अडॉप्ट दैम द सर्कमस्टांसिस द एप्लीकेबल इन रिगार्ड लाइक द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोज बाय अंडर सेक्शन 3। तो कस्टम्स के और उनके अगर वो कलेक्ट नहीं कर रहे तो उसमें फिर हम जो नेसेसरी सेल्स टैक्स एक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 75 के जो टैक्स लगाए अंडर सेक्शन 3 उसको कलेक्ट करने में। सेक्शन 76 है फ़ी एंड सर्विसेज चार्ज, जैसे कि आप किसी भी रिटेलर के पास जाते हैं तो वो आपको 1 रुपीज़ पर इनवाइस एक कलेक्ट करता है, वो फ़ी उसकी होती है, तो वो बोर्ड की सेक्शन 76 के तहत वो इकट्ठी की जाती है। तो इसी तरह बोर्ड कह सकता है किसी भी चीज़ को कि वो फ़ी उसमें इकट्ठी की जाए तो वो की जाएगी, वो अंडर सेक्शन 76 होगा। बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज में
by notification in the official gazette subject to such condition limitation and restriction as may deem fit impose levy a fee कर सकता है service charges or for valuation respect of other services के कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए उसको प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द वेंचर्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सच एज रेट एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए कोई अगर नोटिफिकेशन वो कोई करना है फंड इकट्ठा करना है तो उसकी फ़ीस इस तरह से इकट्ठी की जा सकती है। द बोर्ड में ऑथोराइज द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विच द फी एंड सर्विसेज चार्ज कलेक्टेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी एक्सपेंड कि ये इसी तरह सेक्शन 77 है यूनिफॉर्म का, ये लास्ट सेक्शन है, सेल्स टैक्स एक्ट का लास्ट सेक्शन है 77, टोटल 77 सेक्शन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हैं, तो आज हमारा सेल्स टैक्स एक्ट ख़त्म हो जाएगा। दी बोर्ड में by notification in the officials prescribed rule wearing of uniform by the officer and the staff or inland revenue कि वो ऑफिसर ऑफ स्टाफ जो है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का जो यूनिफॉर्म पहनता है वो अंडर सेक्शन 77 है कि वो यूनिफॉर्म पहन सकता है। तो ये था सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जिसके शेड्यूल्स मैंने जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। सेक्शन सारे मैंने आपको पढ़ा दिए, कुछ बीच में ऑलरेडी अवेलेबल थे, बाकी सारे पढ़ गए। तो आज हमारा सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसके रूल्स में आएंगे। लेकिन आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में आ रही हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर जो हैं सेल्स टैक्स के वो प्ले लिस्ट है जो इसकी यूट्यूब चैनल पे जो प्ले लिस्ट है, सेल्स टैक्स का नाम उस प्ले लिस्ट को दिया गया है, उसमें सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। या उसमें कोई चेंजेस ऐसी आई जो करंट सिनेरियो इश्यूज़ पे लेक्चर बने हुए हैं वो भी उस पर अवेलेबल हैं। तो आप इसको सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो उम्मीद है कि हम कोशिश करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे, और आप चाहते हैं दूसरे लोग भी इसको सीखें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।